नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की। ये संभवतः सबसे ज़्यादा छोटा चरण है, जिसमें कि 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव होने हैं और सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर और महाराष्ट्र की 13 सीटों पर चुनाव 20 मई को होंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या यूँ कह लीजिए एनडीए गठबंधन की प्रतिष्ठा का प्रश्न इस राउंड में भी होने वाला है, क्योंकि 2019 में इसी चक्र में जो उत्तर प्रदेश में 14 सीटों में चुनाव होने हैं, वहाँ रायबरेली छोड़कर 13 सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी 49 सीटों में से 41 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीत ली थी। इस बार क्या होने वाला है ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में खासकर दिखाई देती है, उसने ये तय कर दिया है कि 2019, 2024, 14 में जिस प्रकार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी या यूँ कह लीजिए इंडिया गठबंधन की पूरे प्रदेश में या यूँ कह लीजिए पूरे देश में रही थी, संभवतः वो स्थिति आती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 14 सीटों में से 13 सीटें यानी कि रायबरेली सीट सोनिया गांधी जीती थी और पूरा बुंदेलखंड और पूरी ये सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। महाराष्ट्र में भी 48 में से 41 सीटें एनडीए के कब्जे में आई थी। अब की बार क्या होना है वो इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि तब से महाराष्ट्र में बहुत सी स्थितियां बदल गई। शिवसेना, जिसके सहारे ही भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपनी स्थिति को सुधारा, यहाँ तक कि उसकी खुद की सरकार बनी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार की और शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे और अजित पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बना दी। आज निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में ये भी देखना है कि आखिर जिसे कि प्रधानमंत्री असली शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे और असली नेशनल कांग्रेस एनसीपी है कौन, क्योंकि प्रधानमंत्री ने या यूँ कह लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आकर चुनाव आयोग ने आनन फानन में जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे को तीर कमान या असली शिवसेना मानते हुए उनको दिया है, इसी प्रकार एनसीपी को असली मानते हुए अजित पवार को और इन लोगों को नए चुनाव चिन्ह के साथ, तो उनका भी ये परीक्षा होना कि आखिर महाराष्ट्र की जनता किसको असली
पार्टी मानती है। बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, हालांकि वहाँ पर ममता बनर्जी कड़ी टक्कर देती दिख रही हैं, लेकिन उनके बयान बार बार कभी असहज करते हैं इंडिया गठबंधन को, जिसको लेकर ही प्रधानमंत्री ये कहने को तैयार हुए कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन खटाखट टूटता चला जाएगा। 4 जून का इंतजार जितना विपक्षी दलों को है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भी उतना ही इंतजार है, क्योंकि 2014 से पहले की भारतीय जनता पार्टी और अभी 10 साल की मोदी काल की भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी अंतर आ गया है। पुराने कार्यकर्ता इसको महसूस कर रहे होंगे। कई बार बातचीत में पुराने कार्यकर्ता इस बात की दुहाई देते हैं कि अटल जी की भाजपा भले ही उस समय संघर्ष करती दिखती थी, इतनी बहुमत से सरकार नहीं आती थी, लेकिन उस समय कुछ पार्टी के नीति एवं सिद्धांत थे। लेकिन आज मोदी काल की भाजपा विपक्षी दलों के तमाम उम्मीदवारों को लेकर उनके नेताओं को अपने में शामिल करके लड़ती है, यहाँ तक कि उनके चुने हुए सरकारों को भी गिराने के लिए उन जनप्रतिनिधियों को खरीदा बेचा जाता, जैसे कि गोवा और महाराष्ट्र में देखा गया। निश्चित तौर पर 4 जून का इंतजार सभी को रहेगा, लेकिन जो 5वें चरण जिसके लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया, निश्चित तौर पर यह 5वां चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि रायबरेली, अमेठी और बुंदेलखंड में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी कस के लड़ाई लड़ रही है और जैसा कि वोटर पैटर्न रहा है कि अब की बार 2 हिस्सों में ही अधिकांश वोटर बटे हुए दिखाई दिए हैं। देखना यह है क्या जनता ने मायावती को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दबाववश इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई और उन्हें कई जगह अपने उम्मीदवार बीजेपी के दबाव के कारण बदलने पड़े, आखिर आम जनता ने क्या किया है। लेकिन जैसी जैसी सूचना विभिन्न सूत्रों के माध्यम से मिल रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो बीएसपी का कोर वोटर भी है, वो भी संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की खातिर अब की बार साइकिल के साथ गया है। इसके लिए भी 4 जून का इंतजार रहेगा। इधर दिल्ली में भी 25 मई को चुनाव है। आप सभी लोग जानते हैं, स्वाति मालीवाल के दुर्व्यवहार के आरोपों के कारण केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार 5 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस में के अधिकार क्षेत्र में हैं। आज केजरीवाल ने भी अपने सभी विधायकों, मंत्रियों के साथ भाजपा मुख्यालय के तक मार्च निकाला और ये कहा कि एक एक नेता को बंद करने से अच्छा है कि वो पूरे आम आदमी पार्टी को ही बंद कर दें। हालांकि उनके मार्च को भाजपा मुख्यालय से पहले ही रोक लिया गया, जहां सड़क पर बैठकर आम आदमी पार्टी ने और उनके शीर्ष जो नेतृत्व ने धरना दिया। उसके बाद वो लोग अपने वापस हो गए। दिल्ली में जो हो रहा है, स्वाति मालीवाल के मामले में जो हो रहा है,
अब उसका निर्णय कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही निकलेगा, लेकिन कोई भी जरा भी हल्का नहीं पड़ना चाहता। भाजपा चाहती है, क्योंकि ये चुनाव पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के तहत हो रहा है। इंडिया गठबंधन वहाँ मजबूती से 3 सीटों पर लड़ रहा है, 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो अब की ये चांस बन रहा है कि दोनों की संयुक्त ताकत संभवतः बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। लिहाजा केजरीवाल ने दिल्ली में माहौल इसीलिए आज बनाया जिससे कि 25 तारीख के चुनाव में और अगले चक्र जो 7वां चक्र होगा 1 जून को, जहाँ पंजाब में वोटिंग होना है, वहाँ के लिए भी केजरीवाल ने दिल्ली में आज माहौल बनाया। भीड़ के दृष्टि से हालांकि बहुत अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों के बावजूद हजारों लोग दिल्ली के सड़कों पर और यहाँ तक कि भाजपा मुख्यालय के आसपास इकट्ठे हुए दिखाई दिए। अब देखना ये है कि कल जो 5वां चक्र होगा, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को हासिल करेगी या इंडिया गठबंधन उसमें से कुछ सीटों को छीनकर अपनी मजबूती प्रदर्शित करेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।